कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया। सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी अपन ने कंप्लीट कर लिया और तीसरा टॉपिक अपना ऑडिटिंग का चल रहा है। जैसे ही अपन ऑडिटिंग समाप्त करेंगे सेकंड पेपर का अपन आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों यानी कि 150 क्वेश्चन का मैटर अपन कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी 75 क्वेश्चन का अपन मैटर कंप्लीट कर लेंगे। और अब दोस्तों 75 में से तो अब अपन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं और ऑडिटिंग का भी अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दूसरा टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास में ये भी समाप्त हो जाएगा। ऑडिट में अपन टोटल 7 टॉपिक करेंगे, दूसरा टॉपिक अपना आज क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों टेस्ट चेकिंग है क्या। दोस्तों अपन ने कल रूटीन चेकिंग पढ़ा था। रूटीन चेकिंग में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन की डिटेल जांच की जाती है। प्रत्येक लेन देन जितने भी व्यापार में नगद गया, नगद आया, किसी को उधार माल बेचा, खरीदा, जो कुछ भी किया, पैसे से संबंधित लेन देन, सामान से देने से लेने संबंधित लेन देन, जो कुछ भी किया उस सबका एक एक लेन देन को चेक जब किया जाता है तो वो रूटीन चेकिंग कहलाता है। रूटीन चेकिंग के अंतर्गत जर्नल जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस तक का कार्य रूटीन चेकिंग के तहत एक एक ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है। इसमें खातों की शुद्धता को चेक करने के लिए इसमें योग सही लगा है या नहीं, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन, यानी कि अगले साल बैलेंस किसी खाते का ट्रांसफर किया है तो वो सही किया है या नहीं, बैलेंस आगे सही ले जाया गया है या नहीं, तो ये सब चीजें चेक की जाती है। अमाउंट तो गलत नहीं लिख दिया गया है। रूटीन चेकिंग में सिर्फ 2 बातों का पता नहीं लगता है। वो कौन कौन सी है। सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि और दूसरी क्षतिपूरक अशुद्धि। उसके अमाउंट का पता नहीं लगता है। अगर सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि में अकाउंट का टोटल का पता नहीं लग पाता है उसमें ट्रायल बैलेंस में। तो दोस्तों ये अपन ने क्या पढ़ा था, रूटीन चेकिंग। आज पढ़ेंगे टेस्ट चेकिंग। रूटीन चेकिंग में सभी लेन देन को चेक करते थे, चाहे कितनी भी प्रकार का हो। और जो अपना टेस्ट चेकिंग है ये एक तरह से आपके सामने मान लीजिए एक प्लेट रखी है और उस प्लेट में 5 प्रकार के लड्डू रखे हैं। कितने प्रकार के लड्डू रखे हैं, 5 प्रकार के लड्डू रखे हैं और उसमें सभी प्रकार के लड्डू 3-3 लड्डू रखे हैं, यानी कि 15 लड्डू रखे हैं और उसको उसमें से आपको सभी को टेस्ट करके बताना है। तो दोस्तों ऐसा थोड़ी आप 15 के 15 लड्डू खा जाओगे तो वो टेस्ट करना थोड़ी हुआ। टेस्ट करना क्या होता है, चेकिंग करना क्या होता है। तो दोस्तों टेस्ट करना, चेकिंग करना, सैंपल के रूप में आप एक प्रकार के 3 लड्डू रखे हैं तो उनमें से एक थोड़ा थोड़ा लेंगे। एक प्रकार के लड्डू 3 रखे हैं तो उनमें से एक में से थोड़ा लेंगे। फिर दूसरे प्रकार के 3 लड्डू रखे हैं उनमें से एक में से थोड़ा सा लेंगे। तीसरे प्रकार के लड्डू रखे हैं उनमें से भी एक में से थोड़ा सा लेंगे। और चौथी और पांचवी प्रकार के लड्डू रखे हैं उसमें से भी एक एक में से थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो वो सैंपल टेस्टिंग हो जाएगा। सैंपल टेस्टिंग यानी कि एक प्रकार की चीजों को चेक करना। अब समझना आसान है, यहां से क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों, आसान है टेस्ट चेकिंग। दोस्तों आपको वहां पे टेस्ट चेकिंग शब्द भी मिल सकता है एग्जाम में, नमूना चेक जांच मिल सकता है हिंदी में, परीक्षण जांच मिल सकता है, प्रतिदृश्य जांच मिल सकता है। इंग्लिश में आपको 2 शब्द मिलेंगे, या तो टेस्ट चेकिंग मिलेगा या सैंपलिंग जांच मिलेगा। जब समस्त, ये होता क्या है, जब समस्त लेन देनों की जांच न करके एक जैसी प्रकृति वाले लेन देनों में से कुछ लेन देनों की जांच करके पूरे समूह के बारे में राय व्यक्त करना नमूना जांच कहलाती है। दोस्तों मैंने बताया था जब अपन रूटीन चेकिंग करते हैं तो सभी लेन देन को एक एक को अपन डिटेल में चेक करते हैं, लेकिन सैंपल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें से अपन कुछ सैंपल के रूप में कुछ लेन देनों को, एक प्रकार के लेन देनों में से 2-4 लेन देन उठा लेते हैं और उनको चेक करते हैं केवल। तो ये हो गया सैंपल टेस्टिंग चेकिंग, टेस्ट चेकिंग। इसमें क्या होता है, समस्त लेन देनों की जांच नहीं करके एक जैसी प्रकृति के लेन देन, उनमें से कुछ लेन देनों की जांच करके पूरे समूह के बारे में राय बना लेते हैं कि ठीक है सारे लड्डू ठीक होंगे। जैसे प्लेट में से एक लड्डू को टेस्ट करके अपन कहते हैं सारे लड्डू ठीक होंगे, बढ़िया लड्डू बढ़िया बने, तो वो सैंपलिंग जांच हो गई। तो इसमें क्या होता है, समस्त लेन देनों की जांच न करके एक जैसे लेन देनों में से कुछ लेन देनों की जांच करके पूरे समूह के बारे में राय व्यक्त कर दी जाती है।
पूरे समूह के बारे में राय व्यक्त कर दी जाती है। दूसरा, नमूना जांच किस सिद्धांत पर आधारित है कि चुने गए लेन देन पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों अपन एक थाली मैंने बताया था, अभी आपको एग्जाम्पल दिया था थाली में 5 प्रकार के लड्डू रखे हैं और सभी लड्डू 3-3 रखे हैं। तो दोस्तों अपन एक लड्डू में से ही लेते हैं तो वो तीनों का अपन फिर क्या कहते हैं, हाँ ये जो मूंग के लड्डू बने हैं ये अच्छे लड्डू हैं। तो अपन ने चेक तो एक ही किया है, सभी लड्डुओं का प्रतिनिधित्व किया ना कि सारे लड्डू अच्छे हैं। तो दोस्तों नमूना जांच इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुने गए लेन देन पूरे समूह का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि वे सही है तो संपूर्ण ग्रुप का लेन देन सही मान लिया जाता है, यदि उसमें गलती है तो संपूर्ण समूह के लेन देन को गलत मान लिया जाता है। मान लीजिए अपन ने जो लड्डू उठा के टेस्ट किया वही लड्डू अच्छा नहीं था तो अपन ये मानेंगे यार पूरे लड्डू खराब है, तो ये कहेंगे यार लड्डू अच्छे नहीं है, अपन मैंने टेस्ट करके देखा था। तो दोस्तों वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर एक लेन देन सही है, जो उस ग्रुप में समूह में लेन देन सही है तो सभी सही माने जाएंगे, संपूर्ण ग्रुप के लेन देन सही माने जाएंगे। यदि एक जो अपन ने चेक किया या समूह में से जो जो प्रतिनिधित्व करने वाले लेन देन है जो अपन ने उठाए और उनको चेक किया वो गलत आ गए तो संपूर्ण समूह को गलत मानते हुए वापस से रूटीन चेकिंग किया जाएगा उसका पूरे का। प्रोफेसर मिक नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि टेस्ट चेकिंग ऐसी जांच है जिसमें सारे लेन देनों में से कुछ लेन देन जांचे जाते हैं, कुछ लेन देन जांचे जाते हैं और उनके आधार पर ही निर्णय दे दिया जाता है, रिपोर्ट बना दी जाती है। टेस्ट चेकिंग संबंधी सिद्धांत क्या है, सारवान मदों की टेस्ट चेकिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सारवान मद और बिना सारवान मद क्या होती है। दोस्तों एक चाय वाला है, उसके लिए 10 रुपए का एक कप देता है, वो भी सारवान है, ठीक है। ये सारवान मदें क्या होती है। और दोस्तों एक कंपनी है, उसको 50,000 का सामान, उसकी वैल्यू इतने महंगे सामान के रूप में 5 लाख का सामान बेचा, 10 लाख का सामान बेचता है, कभी कभी कंपनी 15 लाख का सामान बेचती है किसी दिन। तो उसके लिए दोस्तों ये विक्रय की ये मदें महत्वपूर्ण है। उसको चाय 10 रुपए की किसी से चाय लेके आता है, 5 रुपए पेन के कहीं खर्च हो रहे हैं, ये मदें उस कंपनी के लिए सारवान मदें नहीं होंगी। तो दोस्तों सारवान मदों की सारवान मदें उसके लिए 15 लाख 10 लाख है। तो दोस्तों जो सारवान मदों की सैंपल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, सारवान है 15 लाख 10 लाख 50 लाख, तो इन सब मदों की टेस्टिंग होनी चाहिए, सैंपल टेस्टिंग नहीं करके इनको रूटीन चेकिंग होनी चाहिए और इनकी एक एक पॉइंट को चेक करना चाहिए डिटेल में कि ये 10 लाख रुपए का माल बेचा तो इसका बिल कहाँ है, ये 15 लाख का बेचा तो खातों में 15 लाख ही दिखाया है या नहीं, कोई सामान खरीदा तो देख के आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि 15 लाख का सामान कंपनी में है या नहीं है, वैसे ही बिल बना के रख दिया। तो ये चीजें सारवान मदों के लिए सैंपल टेस्टिंग काम में नहीं लिए जानी चाहिए। सारहीन मदें हैं, कंपनी के लिए 5 रुपए 10 रुपए कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। सारहीन मदें ऐसे जो खर्चे रूटीन में होते हैं छोटे छोटे, तो वो सारहीन होते हैं, उनके लिए सैंपल टेस्टिंग काम में ली जा सकती है या टेस्ट चेकिंग। जोखिम पूर्ण मदें जैसे रोकड़ संबंधी लेन देन व पक्षपात रहित होनी चाहिए, याच्छादित आधार पर चुनाव होना चाहिए। सैंपलों का चुनाव दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक जगह से सैंपल उठा लिए, सभी लेन देन में से याच्छादित जगह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके सैंपल उठाने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टैटिक्स के फॉर्मूले लगते हैं, उनके आधार पर सैंपल उठते हैं बीच बीच में से, उस फॉर्मूले के आधार पर सैंपल कहाँ कहाँ से उठाना ये तय किया जाता है, उसमें रख के ट्रांजेक्शन्स को, तो यहाँ से उठाई यहाँ से उठाई यहाँ से उठाई, तो इस प्रकार से कहीं कहीं से मदे उठा के चेक करना चाहिए। टेस्ट चेकिंग केवल उन्हीं लेन देन का करना चाहिए दोस्तों, सैंपल टेस्टिंग जो संस्था में सारहीन है, अभी अपन ने पढ़ा है सारवान का तो टेस्ट चेकिंग नहीं करना चाहिए, और सारहीन है उनका सैंपल टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। संस्था का शुद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को देखना चाहिए, सैंपल टेस्टिंग का निर्णय करना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है संस्था का, ये देख करके ही सैंपल टेस्टिंग करनी चाहिए। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो एक एक लेन देन को डिटेल में चेक करते हुए चलना चाहिए। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का अच्छा है कि कर्मचारी निम्न अधिकारियों द्वारा जो लेखा जोखा किया जा रहा है उनको चेक भी करते हैं, रिपोर्ट भी मानते हैं, प्रूफ भी देखते हैं, तो उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रखा है। तो अपन सैंपल चेकिंग को काम में ले सकते हैं कि यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाया, एक यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाया अंकेक्षण कार्य करते समय। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका कमजोर है, एक व्यक्ति है वो लेखा कर देता है, बिल लगा देता है, तो कोई चेक करने वाला नहीं है,
दूसरा व्यक्ति अलग काम में लगा हुआ है, किसी का किसी पे कोई नियंत्रण नहीं है। अगर संस्था के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो सैंपल चेकिंग नहीं करनी चाहिए, एक एक मद को डिटेल में चेक करना चाहिए। अब टेस्ट चेकिंग के लाभ क्या है दोस्तों? समय की बचत होती है, बिल्कुल सही है। सैंपल के रूप में अपन थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो समय तो बचेगा, श्रम की बचत, समय बच रहा है तो श्रम भी बचेगा, और लागत की बचत, समय और श्रम की तो लागत होती है दोस्तों, समय की तो लागत है। अब आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, समय और श्रम की तो लागत होती है। डॉक्टर होता है दोस्तों, एक पर्ची पर दवाई लिखने के 200 रुपए लेता है, लेकिन दोस्तों वो 200 रुपए लेता है, अपने को क्या लगता है क्या किया यार इसने, 2 रुपए भी खर्च नहीं हुए इसका, पेन से दवाइयाँ लिख दी और 200 रुपए ले लिए। लो दोस्तों, उसके समय और श्रम की मेहनत नहीं, बचत नहीं है, वहां उसकी समय की कीमत है। तो जहाँ पे समय की कीमत होगी तो लागत की भी समय की बचत होगी, वहां लागत की भी बचत होगी और श्रम की बचत होगी। श्रम शक्ति का कई अन्य जगह उपयोग दोस्तों, यहाँ पे समय बच रहा है। मान लीजिए किसी संस्था के अंतर्गत यहाँ तो बड़े बड़े लेन देन हो रहे हैं, बड़े बड़े कैसे, 50,000 का माल बेचा, 10,000 का माल खरीदा, 1 लाख का फिर माल बेच दिया, फिर 50,000 का माल खरीदा, फिर 20,000 का माल खरीदा। इस प्रकार से लेन देन हो रहे हैं किसी संस्था में। दूसरे लेन देन कैसे हो रहे हैं? 50 रुपए खर्च किए स्टेशनरी पे, 5 रुपए खर्च किए पेन पे, 10 रुपए खर्च किए चाय पे। इस प्रकार से जो खर्चा हो रहा है छोटा मोटा, 200 रुपए खर्च किए, 200 रुपए खर्च किए किराए के। तो इस प्रकार से जो ये थोड़ा थोड़ा खर्च हो रहा है, इसको इस कार्य में सैंपल टेस्टिंग काम में ली जा सकती है, क्योंकि ये सारहीन मदे हैं, सारवान नहीं है, ये सारवान मदे हैं। तो यहाँ का समय जो बचेगा यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। तो अंकेक्षण कार्य श्रम शक्ति का कई अन्य जगह उपयोग हो सकता है। अंकेक्षण कार्य समय पर पूरा होगा। सैंपल टेस्टिंग में दोस्तों समय कम लगता है तो समय पर पूरा होगा काम, ज्यादा केंद्रितता से काम हो पाएगा। बिल्कुल सही है। सैंपल टेस्टिंग करेंगे तो दोस्तों जहाँ ध्यान केंद्रित करना है महत्वपूर्ण मदों पर, सारवान मदों पर, वहां ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सारीन मदों पर समय खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब टेस्ट चेकिंग की कुछ हानियां भी हैं दोस्तों। ऑडिटर का रिस्क बढ़ गया, रिस्क तो बढ़ेगा ही। वो ऑडिटर का उद्देश्य क्या होता है? कंपनी के वित्तीय विवरणों पर क्या करना, राय प्रकट करना होता है, और वो इन सभी ट्रांजेक्शनों को चेक नहीं करता है, सैंपल चेकिंग करता है। तो उसका रिस्क बढ़ जाता है कि हो सकता है संयोगवश, हो सकता है संयोगवश उसने जो चारों ट्रांजेक्शन उठा के चेक की वो चारों सही हो, बाकी यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ कर रखी हो, कंपनी ने बहुत सारी गड़बड़ कर रखी हो यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या होता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा ही, जब रिस्क बढ़ेगा तो उत्तरदायित्व बढ़ेगा। जांच का विश्वसनीय न होना दोस्तों, सैंपल चेकिंग, अपन एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं, अपन एक एक ट्रांजेक्शन को अगर चेक करते हैं तो दोस्तों कहीं पर भी विश्वसनीयता में नुकसान नहीं होता। और मान लो अपन एक यहाँ से ट्रांजेक्शन चेक कर ली, एक लेन देन यहाँ से, एक लेन देन यहाँ से चेक कर लिया, तो दोस्तों इन लेन देनों में तो अपन ने 3 ही लेन देन, तो विश्वसनीयता कम हो गई ना। सभी को चेक नहीं किया, पूरा काम चेक करने पर अधिक विश्वसनीय होता है। एरर और फ्रॉड को पकड़ में ना आना दोस्तों, सैंपल चेकिंग करेंगे तो दोस्तों अपन ने जो सैंपल उठाए अगर वो सही है और कहीं भी अगर फ्रॉड भी है तो वो पता नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ने पूरे ट्रांजेक्शन चेक नहीं किए। तो ऑडिटर के स्टाफ व संस्था के कर्मचारियों का असावधान होना, ये पता है यार कोई कोई ट्रांजेक्शन चेक करेंगे तो बीच में वो कोई कोई गड़बड़ कर देंगे कि क्या पता पकड़ में नहीं आए। अब दोस्तों टेस्ट चेकिंग में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो दोस्तों ऑडिटर का काम तो कम हो जाता है टेस्ट चेकिंग से, लेकिन दायित्व तो कम नहीं होता है। एक अंकेक्षक की संस्था को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख करके ही निर्णय करना चाहिए कि टेस्ट चेकिंग करनी है या नहीं। तो दोस्तों टेस्ट चेकिंग करनी, सैंपल के रूप में चेकिंग करनी है या नहीं करनी, यह निर्णय किस पे लेना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम संस्था का कैसा है इसको देख कर लेना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रोंग है, गलतियां होने की उन्होंने पहले ही कोई संभावना नहीं छोड़ रखी है, ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है संस्था में, तो अपन सैंपल टेस्ट या टेस्ट चेकिंग काम में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये अंकेक्षण चिन्ह है। अब अंकेक्षण चिन्ह है दोस्तों, जब अपन अंकेक्षण कार्य करते हैं, लेन देनों को चेक करते हैं, खाता बही को चेक करते हैं, खातों को चेक करते हैं, जर्नल को चेक करते हैं, लाभानी खाते को चेक करते हैं, तो दोस्तों ऑडिटर को क्या पता लगेगा कौन सी मद मैंने चेक कर ली, कौन सी मद में गड़बड़ी हुई है? इन सब चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। तो दोस्तों उस पर टिक करता हुआ चलता है ऑडिटर, इस प्रकार से टिक करता हुआ चलता है। सीए में ऐसे चेक
टिक किए जाते हैं नीचे की ओर ऐसे, तो वो टिक करता हुआ चलता है कि ये ट्रांजेक्शन है, मैंने चेक कर ली। जहाँ ट्रांजेक्शन में गलती है वहाँ पे भी कुछ टिक करता हुआ निशान बनाता हुआ चलता है, ताकि उसको बाद में सारांश निकालने में दिक्कत नहीं हो। जो लेन देन उसने चेक कर लिए उन पे सब पे टिक करता है, जो गलत है उन पे भी टिक करता है, जो लेन देन लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे भी कोई निशान करता है, ताकि उसको पता रहे कि मैंने कौन से कार्य के लिए क्या कौन कौन सी ट्रांजेक्शन सही है। जब वो पूरी ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए उनका निष्कर्ष निकाले तो उसको पता लग जाए कि यहाँ पे गलतियां थी, बाकी सब सही है, उसको एक नजर में देखते ही। तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अंकेक्षण के दौरान ऑडिटर द्वारा जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो उन्हें ऑडिट चिन्ह कहते हैं, अंकेक्षण चिन्ह। तो ऑडिटर जब ऑडिट का कार्य करता है, अंकेक्षण कार्य करता है, तो जो चिन्हों का प्रयोग करता है उसमें टिक करता है, खातों में लिखता है कुछ, तो वो दोस्तों पहचान करता है, कुछ छोटे छोटे चिन्ह लगाता है अपनी सुविधा के लिए, तो उन चिन्हों को अंकेक्षण चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह ऑडिट होने के प्राथमिक साक्ष्य हैं, इनको प्राइमरी साक्ष्य माना जाता है, सबूत माना जाता है कि ऑडिट हुई है। सीए के चिन्हों को, सीए ने जो अंकेक्षण कार्य करते हुए अपनी सुविधा के लिए जो चिन्ह लगाता है, जो टिक लगाता है, जो निशान बनाता है कहीं पे, तो उनको प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। इनसे पुख्ता प्रमाण नहीं माना जाता है, लेकिन प्राथमिक प्राइमरी एविडेंस माना जाता है इसको कि ऑडिट कार्य हुआ है। ऑडिट चिन्ह लगते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या? चिन्ह छोटे होने चाहिए, बिल्कुल सही, ऐसे थोड़ी है इतने बड़े बड़े चिन्ह थोड़ी लगाएंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह थोड़ी लगाएंगे दोस्तों, इतने बड़े बड़े चिन्ह नहीं लगाएंगे। चिन्ह छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अस्पष्टता की स्थिति में तो अंकेक्षक कोई बाद में भूल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन सही का चिन्ह लगाया था मैं या मैंने गलत का लगाया था। तो स्पष्ट होने चाहिए ताकि उसको दिक्कत नहीं हो। अलग अलग काम के लिए अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, बिल्कुल सही है। जो ट्रांजेक्शन, जो लेन देन सही है उसको चेक करके अलग चिन्ह लगाना चाहिए, जो गलत ट्रांजेक्शन है उसको लिख के अलग चिन्ह लगाना चाहिए। जिसका सबूत नहीं मिला कि ये सही है या गलत है, उनका अलग चिन्ह कुछ बनाना चाहिए, ऐसे स्टार वगैरह। और जिनका ये पता लगा कि ये लेन देन लिखा ही नहीं गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो उसका अलग चिन्ह। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाने चाहिए ताकि पहचान रहे। चिन्ह छोटे स्पष्ट होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के चिन्ह होने चाहिए, और हर साल दर साल चिन्ह बदलते रहने चाहिए, रंग बदलना चाहिए चिन्हों का। क्योंकि दोस्तों जैसे एक तरह का चिन्ह में हर साल एक कंपनी है, मैं सीए हूं मान लो, एक कंपनी की ऑडिट करता हूं, क्या करता हूं? ऑडिट करता हूं एक कंपनी की, मैं सीईओ हूं, मैं ऑडिट करता हूं एक कंपनी की। तो दोस्तों मैं चिन्ह लगाता हूं, तो मैं दोस्तों पहली साल जब इसी कंपनी का मेरे को अंकेक्षण का कार्य मिला, एक कंपनी का, तो मैं चिन्ह लगाता हूं इस प्रकार से सही का। अगली बार जब मुझे अंकेक्षण का कार्य मिलेगा तो यहाँ के कर्मचारियों को तो पहले पता है कि सही का चिन्ह वो कैसे लगाते हैं। मैं शाम तक काम करके और अंकेक्षण का कार्य करके मैं लेन देनों को चेक करके इस प्रकार चिन्ह लगा के चला जाऊंगा। कुछ चिन्ह आगे के लेन देनों को मैं चिन्ह नहीं लगाया है, मान लो यहाँ तक मैंने काम कर लिया, आगे के लेन देनों को मैंने चेक नहीं किया है, मैं चला गया, तो दोस्तों पीछे से वो ऐसे चिन्ह लगा करके इन लेन देनों को अपने आप सही कर का निशान लगा देंगे। उनको पता रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन सही होने का चिन्ह है। मैं अगले दिन आया तो यहाँ तक लगे हुए मिले चिन्ह, तो मैं तो ये सोचूंगा कि आगे से यहाँ से मेरे को चेक करना है, और इन जिन ट्रांजेक्शन में गलती होगी उनमें वो टिक लगा करके उनको वो खुद गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर साल चिन्ह बदलते रहनी चाहिए। जैसे अब की बार कोई ट्रांजेक्शन में गड़बड़ है, स्टार लगाया है, तो अगली बार उस पर गोला होना चाहिए, अगली बार कुछ और, ताकि वहां के कर्मचारी को ये पता नहीं लगे कि ये कौन से चिन्ह का अर्थ क्या है। स्टाफ का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, स्टाफ से बचाने के लिए तो चिन्हों का ही प्रयोग कर रहे हैं अपन, अलग अलग चिन्ह, हर साल चिन्ह बदलने की बात कर रहे हैं, तो स्टाफ का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संस्था का स्टाफ तो छुपाना चाहेगा फ्रॉड और गलती को। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमाणन वाउचिंग, वो कल प्रारंभ करेंगे, छोटा टॉपिक है। फिर अपन आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मैसेज करके बताएं। दोस्तों वैसे भी आपको समय खूब मिलने वाला है, अभी तक ना तो अपना 15 गुना का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ना स्थिति स्पष्ट हुई है, कौन पास है कौन फेल है, क्या स्थिति बनेगी, आवेदन करवा लिए गए हैं। इसके अलावा ना एग्जाम का कैलेंडर आया है, तो जितना लेट हो रहा है उतने ही दिन, तो आप तो जिस दिन आज के दिन बैठे हो तो आप 45 दिन एग्जाम आगे मान के चलो कि आप ना 45 1.5 महीने बाद एग्जाम है, इस आधार पे आप तैयारी रेगुलर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आप अपन कल मिलेंगे या शाम को नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।